संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया प्रधानमंत्री पे, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? हालांकि इस्तीफा नहीं हुआ है। स्टेट के अंदर भी और सेंटर के अंदर दोनों जगह हरियाणा के मंत्री हैं, खेल मंत्री, उन पर भी आरोप लगे हैं और सेंटर में भी जो बॉक्सर्स हैं उन्होंने धरने पर बैठे, कमेटी बनी, लेकिन अभी तक रिजल्ट जीरो है उसका। बिल्कुल ज़ीरो है। सरकार ने उनसे कुछ वायदे किए हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कहा है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो बातें सरकार से हुई उस पर वो खरा उतरेंगे और अपने वायदे को निभाएंगे। लेकिन हम ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने पहले भी हर बार देखा है इस सरकार के वायदे, चाहे किसानों के साथ एमएसपी का वायदा किया हो या कोई भी वायदा हो, आज तक अपने वायदे पर पूरे नहीं उतरे। लेकिन चाहे हरियाणा में खेल मंत्री की बात हो या कहीं भी और, आपने देखा ये केवल अपने नेताओं को बचाने में लगते हैं और इनके नारे, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या दिखावा जो होता है महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का, वो सब खोखला साबित हुआ है। जब आप देखते हैं और सारी दुनिया देखती है कि वहाँ पर खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी कैसे रो रही हैं, उनके कैसे आंसू टपक रहे हैं, तो किसी का भी दिल पसीज जाता है और उस पर सवाल नहीं उठाए जाते। और ये महिलाओं के प्रति जो हम उनके सशक्तिकरण और इंसाफ की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए और उसके बाद निष्पक्ष जांच हो। और अगर जांच ठीक है, अगर उनके हक में है तो वो बहाल हो जाएंगे और अगर गलत है तो वो बाहर। पहले सरकार कम से कम अपनी मंशा तो दर्शाए। यहाँ पर वो मंशा ही नहीं दर्शा पाते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर वो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोपियों के साथ सरकार खड़ी हर बार नजर आती है। लेकिन नक्सली ने कहा है कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इस बात के क्या मायने हैं? तो लाए ना सुनामी, खोलो। किसने रोका है उन्हें? आज़ाद देश है, खोलो। हरियाणा की बात की जाए तो मैडम, हरियाणा में अब किसान फिर से आंदोलनरत हैं। सिरसा की बात की जाए, सिरसा में बैठे हैं और खासकर सीएम सिटी में भी किसान लगातार बैठे हैं। गन्ना उत्पादक जो किसान हैं वो रेट बढ़ाने को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हर बार की बात है किसान की, चाहे आप एमएसपी की बात हो, चाहे आप हर बार खाद की बात होती है। हर सीज़न में सरकार कहती रहती है खाद है, खाद नहीं। बारदाने की बात आती है, बारदाना नहीं मिलता है, ना उनको सही दाम मिलते हैं। आज गन्ने की बात है, उचित दाम जब मिलेगा नहीं, किसानों को आपने देखा कि अगर दाम नहीं मिलेगा तो वो फसल क्या उगाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो ये पहचान पत्र इन्होंने, जिनकी परिवार पहचान पत्र, इतना बड़ा फ्रॉड है ये हमारे लोगों के साथ, जनता के साथ। आप उसको देख लीजिए, कहाँ कहाँ उसे लिंक किया गया, कहाँ कहाँ हर जगह से उनको एक आम नागरिक कहाँ कहाँ जाकर सही करवाएगा। क्या उसकी इनकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कहाँ पर क्या कली बल के बात हो रही थी, कैसे अगर आपकी इनकम कुछ है और खपत क्या है, तो आप ये बताइए कि आपकी नेट इनकम क्या रह जाती है। तो आप कहाँ पर खड़े हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, किस कैटेगरी में आपको डाल रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? खिलवाड़ कर रही है हमारे गरीब आदमी के साथ। ना कोई सर्वे होता है, ना कोई गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों को इस परिवार पहचान पत्र के एक चक्रव्यूह में फंसा के रख दिया है लोगों को। तो आम नागरिक कहाँ जाएगा? ना रोज़गार मिल रहा है, ना उसको राशन मिल रहा है। किसी तरह से भी ये केवल दिखावा करते हैं दुनिया को, देश को, प्लानिंग कमीशन को शायद ये आंकड़े इस तरह के इनको हिदायत हो। तो भारतीय जनता पार्टी कभी ना गरीब के साथ खड़ी होती है। और लेकिन पहले जो कहा जाता था कि जनसंघ या ये ट्रेडर्स की, आज सबसे दुखी ट्रेडर्स हैं। किसी दुकानदार के पास चले जाइए, कोई तो वर्ग बता दीजिए, कोई हमारा मुलाजिम पूछ लीजिए, कोई वर्ग तो ऐसा हो जो इस सरकार की नीतियों से खुश हो या संतुष्ट भी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, सरेआम जैसे मारपीट, गोलीबारी सब कुछ चलता है और कुछ पता ही नहीं चलता। दोषी ठहराए नहीं जा, कहीं मिलते नहीं हैं और बड़े से बड़े स्कैम हुए हैं हमारे राज्य में। आज तक मुझे बता दीजिए कि अंजाम तक कुछ पहुंचा?
अभी मैं छत्तीसगढ़ में गई थी, उन्होंने मुझे बताया, पीछे वहाँ गुजरात के लोगों ने बताया हरियाणा की शराब वहाँ तक कैसे पहुँच जाती। बताइए। इन दिनों बर्निंग इशू ये भी है कि मैडम बाबा राम रहीम को पैरोल दी गई, और कल का एपिसोड ही ले लीजिए कि बाबा राम रहीम के सत्संग में सभी ऑनलाइन सरकार के नुमाइंदे हैं, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद की बात की जाए तो कृष्ण पवार, सीएम के ओएसडी हैं कृष्ण कुमार बेदी, नतमस्तक दिखाई दिए। तो ये तो पहली बार नहीं हुआ है ना, ये हर बार कहा जाता है और हर बार ये बात आ जाती है। तब भी अब आप सोच सकते हैं कि सरकार का क्या रवैया है, क्या उनके प्रति, क्या वो सच में श्रद्धा रखते हैं या केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं। सारी बातें हैं सामने। जो आपने परिवार पहचान पत्र, अमित शाह गोहाना में रैली करने आ रहे हैं, शंखनाद इसको माना जाए 2024 का कांग्रेस को लेकर के क्या कहना है? देखो, कांग्रेस तो अपने आप में लोगों से जुड़ी हुई है और आज कांग्रेस में ही लोग विकल्प देखते हैं। लोग तो करेंगे, हर जगह जाएंगे, जाके अब जिस तरह के ये वायदे पहले भी आपने देखे, 15 लाख जुमले, फलाने ढिमकाने, इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को बरगलाने की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं। लेकिन आज के दिन लोग काम चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, ऐसी की बातें तो कितनी सुन लीजिए, हर जगह सुनी जाती हैं। क्या विकास हुआ है? क्या साथ लोगों को लेकर चले हैं? सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? कांग्रेस नहीं कह रही, ये आम लोगों से रिपोर्ट कार्ड लीजिए। आप मीडिया के साथ ही हैं, आप लोगों के बीच में जाकर रिपोर्ट कार्ड लीजिए कि क्या सफलताएं हैं और विफलताएं ही विफलताएं, तो मिल जाएगा। तो चाहे अमित शाह जी आए, चाहे मोदी जी आए, मुझे नहीं लगता है कोई विशेष अंतर हो। 2019 में 10 की 10 सीटें आई, तो अब आपको लगता है कि 2024 में कुछ बदलाव होगा बड़ा, या किस तरह की स्थिति विपरीत होगी? मैडम, ई टेंडरिंग का बहुत विरोध हो रहा है। सभी पहले तो सरपंच बनने में बहुत समय लगा और लगने के बाद अभी लगभग सभी सरपंच सड़कों पर हैं। ई टेंडरिंग का विरोध इनका चल रहा है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। जो पावर हमारे सरपंचों को, हमारे नीचे तक की इकाइयों को जानी चाहिए थी, उनका हनन हो रहा है हर तरह से। इन्होंने हमारे जितनी संस्थाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ किया है, उनके पावर को कम कर रहे हैं, पावर सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है और अपने चहेतों को ही फ़ायदा पहुंचाने का ये एक और साजिश है। आपने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी खूब फैल रही है, लेकिन सीएम साहब का पिछले दिनों बयान था कि 6% ही बेरोजगारी है। देखिए, ये हर बार होता है, जब भी CMI की रिपोर्ट आती है तो वो कह देते हैं कि ये तो गलत रिपोर्ट है और हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए, जब यूपी की बात आती है तो यूपी वाले CMI की रिपोर्ट को कोट करते हैं कि देखो CMI रिपोर्ट ने हमारे बारे में कितना अच्छा कहा है। तो असलियत तो ये है कि आप खुद देख लें कि हरियाणा में बेरोज़गारी किस कदर बढ़ी है। निजी क्षेत्र का बुरा हाल है, रोज़गार कहाँ से मिलेगा? जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन्होंने लागू किया है, रोज़गार कम होता जा रहा है। सरकारी नौकरियों में जो धांधलियाँ हुई हैं, स्कैम हुए हैं, आप अगर बाय चांस किसी ने क्लियर कर भी लिया है और तो उसके नियुक्ति पत्र नहीं मिलते, निरस्त कर दिए जाते हैं, एग्ज़ाम निरस्त कर दिए जाते हैं। तो पिछले सालों की ये कहानी है। रोज़गार मिलेगा कहाँ से? ना रोज़गार मिल रहा है, हमारा युवा दर दर भटक रहा है और मुख्यमंत्री जी दावा बेशक इतना ही करें, आप हमारे युवाओं से पूछ लीजिए। अभी पाला पड़ने से जो फसलें हैं वो काफ़ी बर्बाद हुई है। सरसों की फसल की बात करें, सब्जियों की खेती की बात करें, तो क्या कांग्रेस स्पेशल गिरदावरी की मांग करेगी सरकार से? देखिए, ये बात फिर मैं वही कहूँगी कि ये हमेशा की कहानी है। अगर किसान सड़क पर आए या हम इस बात को उठाएं तो ये कह देते हैं ऑर्डर कर दिए, गिरदावरी हो जाएगी। अव्वल तो गिरदावरी होती नहीं, दूसरी बात अगर गिरदावरी हो भी जाए तो मुआवजा कब आएगा, तीसरी बात अगर मुआवजा आ भी जाता है तो कितने रुपए मिलते हैं? 10 रुपए का मुआवजा मिलेगा या कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा? तो ये सारा सब कुछ एक मजाक बन गया है इस सरकार को। धन्यवाद। थैंक यू।